बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी कोई माने या ना माने, मगर खान साहब ने वो काम कर दिया है जो कि हमारा दुश्मन मुल्क पिछले 70-75 साल में नहीं कर सका। दो बड़ी जंगें लड़ी, इसके अलावा बहुत सी प्रॉक्सी वॉर लड़ी। इसके बावजूद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी या फौज के हवाले से भारत कभी भी अपनी साजिश से कामयाब नहीं हुआ। लेकिन खान साहब ने इंडिया को खुश कर दिया है। तो इंडिया कहता फिर रहा है कि मोगेम्बो खुश हुआ। तो खान साहब ने इंडिया को कैसे खुश किया है, और खान साहब की जो फौज के खिलाफ महाजराई का एक तासुर मिल रहा है, उस तासुर की वजह से इंडिया में जश्न का समय। तो उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि खान साहब की इस तहरीक को या इस लॉन्ग मार्च को किसकी सपोर्ट है, या खान साहब जो है वो किसको खुश कर रहे हैं। खान साहब ने लॉन्ग मार्च का आगाज कर दिया है और लॉन्ग मार्च में अच्छे खासे लोग हैं। तो लॉन्ग मार्च के शुरू होते ही खान साहब ने जारहाना इनिंग्स का आगाज कर दिया, और सबसे पहले उन्होंने DGISI को धमकी लगाई और उन्होंने कहा कि कान खुलकर सुन लो DGISI, और मैं खामोश हूं, और मैं कोई बात ऐसी नहीं करना चाहता जिससे फौज बदनाम हो। तो खान साहब के जो बयान है वो तजादात का मजमूआ है। एक तरफ खान साहब ये इंटरव्यू दे रहे हैं और खिताब भी कर रहे हैं कि वो फौज को बदनाम नहीं करना चाहते और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर कोई उंगली उठाए या उन पर हरफ आए। दूसरी तरफ वो खुलकर पाक फौज के सरबराहान को, इदारों के हेड्स को धमकियां भी लगा रहे हैं। एक तरफ वो ये दावा करते हैं कि वो लोगों को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे, और दूसरी तरफ कहते हैं इलेक्शन की डेट दे दो। एक तरफ वो कहते हैं कि इस लॉन्ग मार्च का ताल्लुक सियासत से नहीं है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि इलेक्शन कबल वक्त करा दो। तो खान साहब की बात किसी को समझ में नहीं आ रही, और खान पाकिस्तान का वहां लीडर है जो अपने सच भी मानता है और अपने झूठ भी उसी तरह तस्लीम करता है जिस तरह सच्चाई को तस्लीम करते हैं। तो इसका मतलब है कि खान साहब को लत्थी चढ़ी कोई नहीं। खान साहब के लिए हर चीज जो है वो अब जूते की नोक पे है, और उनके झूठ पकड़े जाते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं। उनके तजादात पे लोग उंगलियां उठाते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं। उन्होंने वो काम कर लिया है जो कि बहुत कम लीडर कर पाते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं, कि उन्होंने लोगों की एक बड़ी तादाद को अपने साथ शामिल कर लिया। इस पर मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने जो DGISI को धमकी दी वो किस तनाज़ुर में थी, और उसके बाद क्या रिएक्शन और क्या चीजें एक्सपेक्टेड हैं। आजम स्वाति साहब ने इससे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम स्वाति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और सुबह उन्होंने खुल के इल्जाम लगाए। और जो मैंने खबर दी थी आपको कि खान साहब जो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में कोई शख्स ऐसा है जिसके आने के बाद तशद्दुद के वाक़यात शुरू हुए, और उन्होंने कहा था इस बात का आर्मी चीफ को इल्म नहीं। तो आपको याद होगा मैंने एक वीलॉग किया था और बताया था कि वो किसकी बात कर रहे हैं। वो जनरल फरूक रशीद साहब की बात कर रहे थे, और आज ये बात साबित हो गई, सच साबित हो गई कि उनका इशारा उन्हीं की तरफ है, और वो पाकिस्तानी फौज के उस कमांडर को या सरबराह को या उस फौजी अफसर को डर्टी हैरी कह के बुला रहे हैं, जिसने फौज के अंदर खान साहब की सहूलतकारी या खान साहब के लिए मुखबरों का कला कमा किया। तो मैंने आपको बताया था वो क्यों उनके खिलाफ है। ये जब से इस्लामाबाद में पॉइंट हुए हैं उसके बाद से फौज में जितनी या GHQ में जो खान साहब के सुनबिल लेने वाले, उन तक खबरें पहुंचाने वाले और उनके हमदर्द बेख्वाह फौजी रिटायर्ड हाजिर सर्वर सब का उन्होंने जो है वो अच्छी तरह बंदोबस्त किया, कला कमा किया। तो ये बात खान साहब को कहाँ बर्दाश्त होती है। तो खान साहब उन्हें डर्टी हैरी के नाम से बुलाना शुरू हो गए, और उसके लिए उन्होंने फजा ये हमार की कि जो भी उनका बंदा पकड़ा जाता है उसको एक रटा रटाया बयान बता दिया जाता है कि तुमने कह रहा है कि मुझ पर जिनसी तशद्दुद हुआ। उसकी वजह है कि इस बात को इंटरनेशनल मीडिया में बहुत पजीराई मिलती है, और जो हकूक इंसानी के तंजीमें हैं वो उस पर बहुत प्रोटेस्ट करती हैं। अगर किसी को आप किसी केस में पकड़ते हैं और उसको जिस्मानी इज़ा के अलावा जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, तो ये केस कुछ और शक्ल का इख्तियार कर जाता है। तो ये उन्होंने एक सेट किस्म का पैटर्न अपने लोगों को बता दिया हुआ है कि तुसी बार रौला पाने के साढ़ा जिनसी ज्यादती हो गई, और उसके बाद फिर ये आपके नजदीक नहीं आएगी। ये वो दबाव डालने का तरीका है, और उनको इदारों पर दबाव डालने का तरीका आता है। अब ये तरीका उन्हें खुद इदारों ने सिखाया है, क्योंकि उन्होंने उनको पाल पोस के बड़ा किया है और उनको बताया कि किस तरह अपने मुखालिफिन को अपने घुटने तले दबोचा जाता है। तो खान साहब ने अगर अपने दौरे हुकूमत में अपने मुखालिफिन को दीवार से लगाया था, तो ये तरीकेकार, ये फार्मूले उनके उनके उस्ताद ने समझाए थे, और वही उस्ताद अब उनके काबू में आए हुए हैं।
और अब वो खुलकर बात कर रहे हैं और खुलकर उनको धमकियां दे रहे हैं। तो जिन दो बंदों के नाम लिए आजम स्वाति ने कि उन्होंने उन पर जिनसे कत्ल किया, उनमें से एक फरूक नसीर साहब है और दूसरे जनरल फहीम है, ब्रिगेडियर फहीम है, जो कि आईएसए के सेक्टर कमांडर है। तो इनके उन्होंने मुतालबा किया कि इनको जॉब से निकाला जाए। मुतालबा वो सदर पाकिस्तान से कर रहे हैं क्योंकि मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर है। तो अब ये खुलकर फौज का नाम लेने लगे। खान साहब भी नाम ले रहे हैं, खान साहब ने भी डीजीआईसी को खुलकर धमकी दी और आजम स्वाति भी खुलकर नाम ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि अब वो जो उनका जो फाइनल एक वो कहते हैं ना, जो उनके माइंड सेट में चल रहा था, जो उनके माइंड में चल रहा था, वो अब खुलकर बाहर आ गया। अब खान साहब ने इसी तरह इंडिविजुअल नाम ले लेकर अटैक करने हैं। उसके पीछे उनकी जो मंशा है वो आपको नजर आ जाएगी। मैं भी बताऊंगा कि वो क्या चाहते हैं। वज़ीर के फोकल पर्सन अहमद जवाद ने इस्तीफा दे दिया। ये पीटीआई से आए थे और ये नेवी के रिटायर्ड अफसर थे और इनका कहना है कि इन्होंने शहबाज शरीफ हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया। दूसरे लफ्जों में ये चूंकि आए भी इमरान खान की पार्टी से थे और शायद वहां से इसलिए आए थे कि ये पहले पीटीआई के सोशल मीडिया को बहुत, ये कहते मेरा माइंड वो था, ब्रेन चाइल्ड था सोशल मीडिया। मैंने खास सबको सोशल मीडिया बना के दिया और मेरी वजह से खास सब सोशल मीडिया में इतने पॉपुलर हुए। और बाद में वो आ गया वो भतीजा वो इस्लाम खालिद, तो उसने जो है वो उनकी जगह ले ली। तो ये नाराज से ही छोड़ के आ गए और फिर ये पीटीआई इन्होंने आके मुस्लिम लीग को पट्टियां बनाई कि मैं बहुत कुछ कर लूंगा, लेकिन ये नहीं कर पाए। और अब जब इनसे पूछ की छोड़ी थी तो इन्होंने पतली गली पकड़ ली और अब ये फिर इमरान खान साहब की तारीफें करते पाए जा रही हैं। जितों दी खोती उथे आन खलोती। तो अहमद जवाद साहब जो कि मुस्लिम लीग उनके ना कभी थे ना हो सकते थे, वो लैंड की और अब वो उन्होंने एन उस मौके पर इस्तीफा देने का ऐलान किया जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। तो ये वो सेट इमरान खान साहब का पैटर्न ना वो आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रहा है कि उन्होंने उस वक्त तक लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया जब तक अरशद शरीफ की शहादत नहीं होगी। जब वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो वज़ीर आज़म का फोकल पर्सन इस्तीफा देता है कि जी अब मैं शहबाज हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार करता हूँ। तो ये एक उनकी जो उनका जो प्लान है वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आ रही हैं। और खास साहब की जो स्मार्ट मूव है वो उन्होंने ये किया कि जियो का बाइकाट उन्होंने खत्म कर दिया है और जियो ने कवरेज भी दे रहा है। और इमरान खान साहब ने भी इंटरव्यू दिया है, शाह महमूद कुरैशी ने भी शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू दिया। और ये काफी अरसे से इमरान खान ने जब से वीर शकील रहमान वाला मामला हुआ था उन्होंने उनको अंदर कराया था, उसके बाद से जियो पर पीटीआई के लोगों ने शिरकत करना बंद कर दी थी। और ये पार्टी पॉलिसी थी कि जियो का पीटीआई का कोई भी जो कारकुन है, वजीर है, मुशीर है, जो भी उस वक्त होता था गवर्नमेंट में या उसके बाद भी, ये जियो के ऊपर ना इंटरव्यू देते थे ना कोई इस पर बात करते थे। तो ये अब बड़े अरसे के बाद इस पॉलिसी को जो है ना, आप चूंकि हाथ सामने लॉन्ग मार्च करना है तो सबको उन्होंने अपने साथ लेकर चलना था कि मीडिया ने पूरी प्रोजेक्शन दे, तो प्रोजेक्शन उनको मिल गया। तो जियो को अब यानी पीटीआई का पॉइंट ऑफ व्यू भी आप जियो पर सुन सकेंगे। शेर रशीद को इमरान खान के घर में दाखिल नहीं होने दिया गया। वो गए थे जब खान साहब ने जमान पार्क से निकलना था तो दरवाजे बंद हो गए। शेरबंदा का डब्बा खजल खुआर उधर है। पहले उन्होंने कहा कि मैं पिंडी से मिलूंगा, फिर लाहौर आ गए। उन्होंने कहा जी मैं यहाँ से आपके साथ लिबर्टी जाऊंगा। तो खान साहब वहां नहीं मिले, कल ही लिबर्टी पहुंच गए, उत्थे जाके नारे मार दे रहे, तो उनको घर में दाखिल नहीं होने दिया गया। इसके बावजूद वो कहते हैं ना बंदा ढीठ होना चाहिए था। तो शेर रशीद जो है वो फिर कहीं और चले गए। अब जो मेन चीजें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि हो क्या रहा है। और लंबा चौड़ा काम नहीं, बस सीधी सी बात है कि इमरान खान साहब की गेम जो है वो खुल चुकी है और खान साहब ने फौजियों के नाम लेने शुरू कर दिए। अब बराह रास्त फौज के अफसरान के नाम लेकर उन्हें अटैक किया जा रहा है। और न सिर्फ फौज के अफसरान को बल्कि चीफ जस्टिस साहब इसमें लपेट में आ गए हैं और फवाद चौधरी ने चीफ जस्टिस को अरशद शरीफ के कत्ल का जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा जी कि अरशद शरीफ ने आपको खत लिखा था कि उनकी जान को खतरा है और कोर्ट कुछ करे, लेकिन कोर्ट ने कुछ नहीं किया। अगर चीफ जस्टिस ने उसके खत का नोटिस लिया होता तो आज अरशद शरीफ जिंदा होता। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी इसका जिम्मेदार ठहरा दिया है। यानी बात सिर्फ फौज तक महदूद नहीं, तो फौज और अदलिया दोनों को खान साहब ने लपेट में लिया है, क्योंकि खान साहब का ख्याल है कि अब उनके साथ लोगों की एक फौज सफर मौज है और अब वो इस सैलाब की सूरत बन चुके हैं और वो सब कुछ खशो खसाक की तरफ बहा ले जाएंगे। ये उनका ख्याल है। उनका ख्याल है कि वो इस पोजीशन में आ गए कि आखिरी 5 ओवर में वो आराम से स्कोर कर लेंगे, भावे जिम्बाब्वे की तरह मैच फांसी जाए।
तो मामला जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच रहे हैं। अगर खान साहब भी उसी तरह तुर्की बतुर्की जवाब दे रहे हैं, फौज भी उनके ऊपर एलिगेशन लगा रही है। अच्छा, मेरा एक नुक्ता नजर ये है कि फौज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में देर कर दी। इनको चाहिए था कि ये पहले इमरान खान साहब की जो चीजें हैं उनको ओपन कर देते, लेकिन अब चूंकि वो बहुत देर हो चुकी है, खान साहब एक लाश कंधे पर रखकर इंडियन शरीफ का ताबूत रखकर वो सड़क पर निकल आए। तो जो लोग नहीं भी इमरान खान का साथ देना चाहते थे, वो अरशद शरीफ की वजह से इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब खास साहब जो हकीकी आजादी का मतलब नारा लगाते हैं वो क्या हो सकता है? मेरे नजदीक वो हकीकी आजादी मुल्क तोड़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो आजादी दिलाना चाहते हैं, वो इलेक्शन की मुहिम नहीं चला रहे, वो आजादी की मुहिम चला रहे हैं। और ये इस मुल्क को तोड़ने के लिए पाकिस्तान को दो लख्त करने के लिए पहले भी बात कुव्वतें मुतहरक हुई थी और फिर मुल्क टूटा था। अब फिर उसी फार्मूले पे अमल किया जा रहा है। अगर ये ना होता तो खान साहब जो है वो इस तरह अगर ये कहते ना कि ये जी बड़ा पुरअमन लॉन्ग मार्च है, तो एक लाश आप लेकर प्रोटेस्ट करने सड़क पर बैठ जाए तो पुरअमन कैसे हो सकता है? लोगों के अंदर गुस्सा इश्तियाल होता है, पुरअमन कैसे रह सकते हैं? तो खान साहब जो है वो पुरअमन वाला इशू नहीं है कि वो पुरअमन वो लॉन्ग मार्च करें। लॉन्ग मार्च के हवाले से अपना पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि ये तो अगर आप कराची से करते तो लॉन्ग मार्च, तो लाहौर से पिंडी तक का लॉन्ग मार्च है 5 घंटे का। अब 5 घंटों का सफर आपने 5 दिन में तय करना, 50 दिन में तय करना, वो आपकी मर्जी है। और ये तो सारी कह चुके हैं कि ये मामला नवाज शरीफ समझते हैं कि ये आर्मी चीफ की तैनाती के लिए है, जबकि खुद जो है वो खान साहब कहते हैं वो हकीकी आजादी के लिए। तो तहरीक इंसाफ को बुनियादी तौर पर सियासी जमात समझना ही गलती है। ये प्रेशर को बन चुका है, और ये प्रेशर को हमेशा जब बनते हैं तो ये स्टेट की को चैलेंज करते हैं। स्वात में मौलाना सूफी मोहम्मद ने चैलेंज किया था, मौलाना फजलुल्लाह ने चैलेंज किया था, इस तरह वजीरिस्तान में वो कीमुल्लाह मसूद चैलेंज करके बैठ गया। तो बहुत सी जगहों पे स्टेट की रीड को चैलेंज किया जाता है। ये इंतहा पसंद लोग होते हैं, और इस दफा फर्क ये है कि इंतहा पसंद जो है वो असले से लैस नहीं है, बल्कि ये तालीम के असले से लैस है। ये पढ़े लिखे और एलीट क्लास है जिनको इस बात का दुख है कि हमारे ऊपर जो लोग हुकूमत कर रहे हैं वो हमारे लेवल के नहीं है। तो ये लेवल का इशू आ गया, साढ़े लेवल से नहीं गए। वो जी कोई ताजर है, कोई वो फलाना है, कोई बिजनेसमैन है, हम बड़े पढ़े लिखे हैं, हम जो है वो ऑनलाइन पैसे कमाते हैं। तो ये इंतहा पसंद एलीट क्लास है जो इस लॉन्ग मार्च में शरीक है। अगर आप देखें लोगों से ज्यादा गाड़ियां और कीमती गाड़ियां, कोई ऐसे नहीं कोई छोटी मोटी, किसी के पास मेहरान हो, किसी के पास वो अल्टो हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे लोग लॉन्ग मार्च में शरीक है। तो ये खाते पीते घरों के लोग हैं जिनका ना महंगाई इशू है, जिनका ना कोई और इशू। इनको ये इशू है कि हमारे पास पैसा है तो हमें क्यों नहीं इस मुल्क के अंदर नवाज शरीफ जितना प्रोटोकॉल मिलता है या उतनी इज्जत मिलती है। और ये जबरदस्ती सी चीजें लेना चाहते हैं। ये कहते हैं कि साढ़े को पैसा आ गया, साड़ी भी इज्जत करो और हमें भी हुकूमत मिलनी चाहिए, हमें हमारे इस तरह में भी ऐसा तो खड़ा हो जाए। तो ये इस किस्म की एक सोच है। और ये एक और इनका मसला है, समझते दुनिया आजाद हो गई है, मादर पितर आजाद हो गई है। इंडिया में आप देखें जहाँ पे तस्वर नहीं होता था वहां पे गे कल्चर है, वहां पे लिव इन रिलेशनशिप है, जहाँ औरतें मर्द के साथ सती हो जाया करती थी, अब वो वहां पे बगैर शादी के रह सकते हैं। तो ये जब आपके इर्द गिर्द ही हो रहा, सऊदी अरब में तब्दीलियां देखिए आप, वहां पे लोगों ने किस किस्म की यानी आजादी दे दी है लोगों को। क्योंकि अब जो चीजें आ गई है ना, ये जो इंटरनेट और ये मोबाइल फोन और ये सारी चीजें, इसने दुनिया को बहुत सारी चीजों के साथ जो है ना वो एक कर दिया। तो पाकिस्तान के अंदर असल में उस तब्दीली के लिए जद्दोजहद की जा रही है कि पाकिस्तान को नाइट क्लब नहीं गा, पाकिस्तान को कोई मैखाना नहीं गा, पाकिस्तान को कोई डांस वाला कोई सीन नहीं है, म्यूजिक कंसर्ट नहीं आप करा सकते, बड़ी सिक्योरिटी लगती है। कोई म्यूजिक कराना हो आप बड़े शहरों में लाहौर कराची में तो करा लेंगे, बाकी आप किसी जगह पे म्यूजिक कंसर्ट कराने का सोच भी नहीं चल सकते। तो इस तरह की चीजें, फिल्म यहाँ नहीं चलती, तफरीह के मौके कोई नहीं है, आज आके सियासत रह गई है। तो ये सोच रखने वाली एक क्लास है इमरान खान नाल खड़ी है, सानू आजादी दियो जनाब, यहाँ मेरा जिसम मेरी मर्जी, उनको तो आजादी है नहीं। तो ये उसी की तरह के लोग हैं, यानी मेरा जिसम मेरी मर्जी। तो अब ये मैं नहीं कहता ये गलत होंगे, लेकिन इनका जो ट्रैक है वो गलत है। और फिर इसकी वजह से जो खान साहब ने जो कुछ किया है, यानी वो पाकिस्तानी फौज ISI के ऊपर जिस तरह वो चढ़े हुए हैं,
और गालम गलोच कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, तो इंडिया तो खुश ही होना है। इंडिया तो पागल है। इंडिया सोच रहा है पागल कैसे इंडिया जंगल लड़े हैं, और हम बेवकूफ है। हमने इतने, कभी हम सियाचिन पे लड़ रहे हैं, कभी हम कारगिल में मार खा रहे हैं, कभी सनोतू जुतियां पह रही हैं, कभी उथू जुतियां पह रही हैं, कभी बलोचिस्तान में जाते हैं वहां से आईसी मार के भगा देती है, कभी हम अफगानिस्तान में घुसते हैं वहां से आईएससी मार के भगा देती है। वो आईएससी से हर जगह जूते खाने वाले हैं। अब वो इमरान खान आईएससी को जूते मार रहे हैं, इमरान खान उनके पीछे चढ़ा हुआ है, तो इंडिया ने खुश नहीं होना भाई। दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। तो आईएसआई इंडिया के दुश्मन है, इंडिया आईएसआई का दुश्मन है, तो इमरान खान आईएसआई का दुश्मन है, तो दोस्त कौन हो गए? इंडिया और इमरान खान हो गए। मुश्किल हो रहा है ना इमरान खान का वहां पर ये बयान हिंदुस्तान के चैनल पर, उसको क्लैरिफाई करने में मुश्किल हो रही है। आपने अपनी पार्टी को बचाने के लिए या उसे मजबूत करने के लिए उस इदारे को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है कि हिंदुस्तान के चैनल पर बोलने में आपको दिक्कत आ रही है। मान लीजिए ना ये बात। आप लोगों की तो ख्वाहिश होगी ना, इंडिया की तो ख्वाहिश होगी ना, इंडिया की तो ख्वाहिश होगी कि पाक फौज के हवाले से, आईएसआई के हवाले से खूब धमाका, खूब जनाब क्रिटिसिज्म, खूब कंट्रोवर्सी, वो तो आपकी ख्वाहिश होगी। हमारी ख्वाहिश नहीं है। आपके पिछले 6 सालों में हमारी ख्वाहिश नहीं है, ये हमारा एम है सर कि आईएसआई को एक्सपोज करना है। बस भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपको नहीं, एक ही एजेंडा नहीं है आपका। जो एक ही एजेंडा उसे एक्सपोज करना है सर, और वो हम नहीं कर रहे हैं। वो आज की तारीख में मेरे तो डियर मोस्ट हो गए, इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने आईएसआई की पोल खोलने का अब जो है इरादा बना लिया है, और इसीलिए हमें तो वो इस बार थोड़े पसंद आएंगे। तो वो ठीक कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं हमारा मिशन है पाकिस्तान को बर्बाद करना। आप इंडियन मीडिया को देखें, फैसला आप खुद कर लें। Understanding Imran Khan's PTI's gas gone all out against the Pakistan army. PTI's lawmaker said the lawmaker was booked over a tweet against General Bajwa and alleges torture while in custody. तो ये सब कुछ हो रहा है, जवाब नहीं किसी के पास। तो खान एक तरफ कहता है मैं डीजीआई से ही कान खोल के सुन लो, मैं जवाब दूं तो फौज जो है वो, मैं फौज को बदनाम नहीं करना चाहता, मैं जवाब दे सकता हूं। तो ये क्या कर रहे हैं आप? अभी आप जवाब नहीं दे रहे। ये वो हिसाब है कि किसी को आप सीधा उसके माथे पे गोली मारे और फिर मरने वाले को देख के लोग के शुक्र है आंख तो बच गई, यानी आंख में गोली नहीं लगी। तो आप यही कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ गलत टाइम पे फौज न्यूट्रल हो गई। फौज ने न्यूट्रल होना था तो कम से कम इस सारे तलातम को कंट्रोल करके बिठा के एक इलेक्शन करा के इनकी मुकमुका करा के जान छुड़ाते इनसे। अब वो गवर्नमेंट से तो नहीं कर सकते कि उन्होंने, वो हुकूमत में आए, उन्होंने सख्त फैसले किए हैं, अपना वोट बैंक गवा दिया है। लाहौर मूली का गढ़ था, अब देखिए यहाँ से पीटीआई जुलूस निकाल रही है, लॉन्ग मार्च निकल रहा है, सियासतदान में लोग निकल रहे हैं। वो कहते हैं हमें साल तो दो अपना आप ठीक करने का, मुल्क भी ठीक करेंगे, अपना वोट बैंक भी वापस कैप्चर करेंगे। तो मौका वो टाइम बांट चाहते हैं। इमरान खान टाइम देने तैयार नहीं का। इमरान खान शायद, और इमरान खान का इलेक्शन मुतमईन नजर भी नहीं है। मुझे लगता है इमरान खान का मुतमईन नजर इलेक्शन है। वो किसी मुल्क को इन्वेंट करना चाहते हैं, वो हजरत कायद आज़म बनना चाहते हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। इमरान खान एक नया पाकिस्तान या नया को मुल्क बनाना चाहता है। वो ये चाहता है कि तारीख उसे इस बात पे याद न रखेगी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, तारीख इस बात पे याद रखे इसने आजादी दिलाई थी। गांधी और कायद आजम और जिन लोगों ने मुल्कों को आजादी दिलाई हुई है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि उनकी बात तो एक है नहीं। तो अब तक के लिए इतना ही। और ये लड़ाई खुल गई है, मामला जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हैं। और फिर या तो आप है नहीं, ये गा क्या नहीं, फौज को अब वही कुछ करना पड़ेगा जो मेरा ख्याल है फौज नहीं करना चाहती थी। हाँ, सब अकेले वन मैन आर्मी है। ये तो खास फड़ाया गया पीछे की रह जाना। मंजूर पश्तीन पे तुम गद्दारी का मुकदमा दर्ज करते थे, दहशतगर्दी का मुकदमा। लाहौर में उसने कोई किसी फौज के अफसर का नाम लिए बगैर कहा कि वो सब मामला चला रहा है, उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया। इमरान खान नाम ले लेके गालियां दे रहे थे, तुसी जनाब वजाहतें दे रहे हो। ये लोगों को अभी तक नहीं समझ में आ रही कि ये
लियाकत अली मारे गए, भुट्टो को फांसी देने में एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी, अल्ताफ हुसैन को कान से पकड़ के एस्टेब्लिशमेंट ने निकाल दिया, सन बच्चा कोलू कर दिया, बोलने तक पाबंदी लगा दी। जरदारी तो 10 साल जेल में कैद रखा, नवाज को 2 बार जला वतन किया, लेकिन जो सबसे खुल के गालियां दे रहा वो शिकायत टीवी से बैठ कर देने। और फिर भी ठीक है कि फैसला अच्छा किया फौज ने, मैं शाबाश देता हूं, लेकिन रहना की करना जी। वैसे तो मेरा ख्याल है कि इसको कुछ ना कहा जाए, क्योंकि ये 4-6 दिनों में सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा कौन कहाँ खड़ा है। बस अल्लाह ताला से दुआ ये है कि वो जो फैसला वाला बातें कर गया ना कि ये मार्च खूनी हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, वो अल्लाह करे ना हो। तो आप सब और हम सब मिलकर दुआ करें कि जो भी इस मुल्क के लिए अच्छा हो, और अल्लाह ताला मेरे और आपके लिए सारियां अता फरमाए। अपना गुरुद्वारा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में।